आज की वीडियो हम यहाँ पर शूट नहीं करेंगे। आज की वीडियो है तो पर्सनल फाइनेंस के बारे में, लेकिन हम इसको शूट करेंगे आउटडोर्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि 6 साल पहले जो मैंने गाड़ी ख़रीदी थी उसका क्या रीज़न था और पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थॉट प्रोसेस था। सो लेट्स गो आउटसाइड। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी मेरा पैशन है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज टॉपिक्स यू आर एट द राइट प्लेस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आपको आइंदा की जितनी भी फ्यूचर वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। सो मित्सुबिशी पजेरो क्लेम करते हैं कि दे आर द मोस्ट अफोर्डेबल फुल साइज एसयूवी इन द सेगमेंट, और बात भी सही है क्योंकि मैंने इसको देखा भी है कि फुल साइज्ड एसयूवी है। 7 पीपल कह सकते हैं आप, पीछे बच्चे बैठते हैं बेसिकली, जो थर्ड रो है, लेकिन फिर भी इट्स गुड इनफ। और प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि इसके अंदर उन्होंने कोई इनोवेशन नहीं की। पिछले आई थिंक कोई 12-15 सालों से यही शेप चलती आ रही है विद सम फेस लिफ्ट्स। अब बहुत सारे रीजन्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन बंद भी हो गई है। लेगेसी इंजन यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसकी वजह से कोई इनोवेशन नहीं है एज सच। जो मैंने कहा आपको, कुछ रीजन्स में शोगन और मोंटेरो के नाम से भी जानी जाती है। अच्छा, इसका मैं कुछ आपको रिव्यू देता हूँ पहले, फिर इसके बारे में ये बात करेंगे कि मैंने इसको 6 ईयर्स पहले प्राडो के कंपैरिजन में इसको क्यों चूज़ किया था। आप जैसे देख सकते हैं इसके अंदर इसकी मैनली लुक है, ये मुझे बहुत पसंद थी शुरू से। एक अच्छी बात इसकी ये है कि बीइंग पर्सनल फाइनेंस फैनाटिक, मैं इसके अंदर मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात ये हुई कि इसकी शेप ही चेंज नहीं हुई, तो आपको ये लगती नहीं कभी पुरानी। यानी कि अगर आपके पास ये 10 साल पुरानी भी होगी तो इसकी यही शेप होगी ऑलमोस्ट। तो ये इस शेप में 2015 में जब मैंने ली थी, तो इसके बाद तो कोई शेप चेंज नहीं हुई है इसके अंदर। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर ये 3.5 लीटर इंजन है, लॉन्ग व्हील बेस है। आप देख सकते हैं इसके अंदर फैमिली कार है। इसके अंदर एक और ऑप्शन आता है जिसके अंदर वो शॉर्ट व्हील बेस होता है, 3 डोर होती है वो, 2 रोज़ होती हैं उसके अंदर। सकते हैं इसमें हेडरेस्ट पर टीवी भी लगा हुआ है, ये बिल्ट इन आया था, ऑल्दो के इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट है इसके अंदर। तो शुरू में यूज़ किया था, उसके बाद फिर इसके अंदर बच्चों ने भी यूज़ नहीं किया इसको। ऑल्दो कि मैंने इसमें ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं किया, लेकिन जितना भी मैंने इसको पुश किया इसने उसको रिस्पॉन्स किया जिस तरह से मैंने जितना भी इसको पुश करना चाहा ऑफ रोडिंग के अंदर। इस वक्त मौसम ऐसा हो रहा है कि यू कैन इमेजिन कि मैं अभी वॉश करवा के लाया हूँ और उसका ज़रा हाल देखें, तो इट्स वेरी सैंडी हियर। अच्छा, एनीवेज़, इसके अंदर फॉग लैम्प्स हैं, एलईडीज़ हैं। करंट प्राइस है वो इस वक्त मैं देख रहा था वो 95,000 से लेकर 125,000 तक की है डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। जब मैंने ये वाली ली थी तो ये 85,000 में भी मिल रही थी आई थिंक, और जो मैंने चूज़ किया इसको तो 100,000 के अंदर ये मिड ऑप्शन थी। अच्छा, इसके अंदर आप देखें इसकी बैक एरिया पूरा देखें ये किस तरह का है। ज़बरदस्त कार्गो कैपेसिटी है। अगर हुआ तो मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा जब हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं, इसके अंदर अपने सामान भर भर के लेके जाते हैं, उस वक्त मैं दिखाऊंगा आपको कि क्या सिचुएशन है इसकी। लेकिन एब्सोल्युटली एम्पल स्पेस। प्राडो से कंपेयर करें इसको तो प्राडो के अंदर एक प्रॉब्लम ये थी कि इसकी जो सीट्स होती हैं प्राडो की वो साइड बेस खुलती हैं। आई थिंक फॉर्च्यूनर में भी यही होता है, तो थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा घेर लेती है। इसकी सीट्स जो हैं वो इस तरह हैं, यहाँ से सीट्स निकलती हैं। आई वुड शो कि किस तरह निकलती हैं। निकल आई तो आपने देखा ये सीट इस तरह से निकल आती है, और इट इज़ हैविंग गुड इनफ स्पेस फॉर लेट्स से 2 किड्स, नॉट मोर देन दैट। ज़्यादा बैठते हैं तो मसला भी होता है, तो सो नॉट बैड। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। स्पेस के अलावा अगर आप सीट निकालना चाहें तो सीट इस तरह निकल सकती है। बैक रो के अंदर आप देखें, बैक रो भी इनफ स्पेस वाली है, और वेंट्स दिए हुए हैं इसी के ऊपर, पीछे की रो के लिए भी दिए हुए हैं दोनों साइड पर, और यू कैन सी द स्पेस, वेरी गुड स्पेस। इसका डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा है, मतलब 2005 के हिसाब से अगर ये 2005 की कार आप समझें कि है तो उसका इंटीरियर ऐसा जो उन्होंने चेंज नहीं किया, तो 2005 के अंदर काफ़ी फ्यूचरिस्टिक
डैशबोर्ड था, उसके बाद से उन्होंने चेंज ही नहीं किया, 15 साल हो गए। लेकिन ये कि इट्स नॉट बैड, स्टिल इट्स नॉट बैड। यू डोंट फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ वेरी ओल्ड कार। जब चलाते हैं तो थोड़ा सा पता चलता है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, बट इट्स नॉट दैट बैड ऑल इन ऑल। अच्छा, अब इंटीरियर से अगर आप देखें तो इंटीरियर इज़ लाइक वेरी नाइस, और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इन दिस लेट मी जस्ट शो यू। इसके अंदर रेंज आती है, स्पीड है, आउटसाइड टेम्परेचर है, एलिवेशन, बैरोमीटर, फ्यूल इकोनॉमी, रेंज, मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। स्टीयरिंग पे जितने भी फंक्शंस होते हैं नॉर्मल, वो ये हैं क्रूज़ कंट्रोल का और ऑडियो सिलेक्शंस का। इसके अलावा 95,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी हो गई है भैया, सही है 6 ईयर्स के अंदर, विच इज़ नॉट बैड। इसके अलावा रिट्रैक्टिंग मिरर्स हैं लाइक दिस, सही है ना। अच्छा, इसके अलावा बात करें इसमें तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो 150 दिरहम्स के अंदर फुल होता है, और 85 लीटर्स का टैंक है। आई थिंक प्राडो का भी ऐसे ही होता है, और बहुत अच्छी एवरेज देती है। अगर आप इसको चलाएं 90 टू 120 के दरमियान में चलाएं तो अच्छी एवरेज देती है। अगर आप इसको किसी भी अच्छी गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो उसकी एवरेज इतनी बुरी नहीं है जो जितनी ये बदनाम है अपनी एवरेज के हिसाब से। रीज़न उसका बदनामी का यही है कि लोग इसको सही स्पीड पर चलाते नहीं है। जो इसकी बेचारी की सही स्पीड है वो 90 टू 120 है। इसके दरमियान आप चलाएंगे आपका बहुत अच्छा एवरेज आएगा। इससे कम चलाएंगे या 120 से ऊपर चलाएंगे, दोनों कंडीशन में आपका एवरेज ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको इसमें बताना भूल गया, इसके अंदर सनरूफ नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मैं 2015 के अंदर गाड़ी सर्च कर रहा था, कुछ प्राडोज़ देखी थी और पजीरोज़ भी देखी थी, जिसके अंदर मैंने जब इसका सनरूफ देखी थी तो सनरूफ कुछ गाड़ियों में रस्ट आया हुआ था। आई वॉज अफ्रेड ऑफ दैट। मतलब 3 साल पुरानी गाड़ियाँ देख रहा था मैं और उसके अंदर भी रस्ट आया हुआ था, तो मैंने उसको सनरूफ, हालांकि ज़्यादा महंगा नहीं था, ओनली फॉर द ऑन टॉप ऑफ द कार प्राइस ऑफ 3000 दिरहम्स वो आपको मिल रहा था। 1 लाख दिरहम की गाड़ी थी, अगर 1,03,000 दिरहम देते तो सनरूफ मिल जाता, लेकिन सनरूफ मैंने खुद ऑप्ट नहीं किया। अच्छा, नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि मैंने ये पजीरो ही क्यों ली, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ऑप्शन पजीरो के अलावा सिमिलर काइंड ऑफ कार्स लाइक प्राडो थोड़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन पाथफाइंडर या इस तरह की गाड़ियाँ भी थीं। लेकिन मैंने पजीरो क्यों ली, क्योंकि अगेन एज आई सेड कि मैं पर्सनल फाइनेंस के अंदर हर चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं इसकी कॉस्ट बेनिफिट देख रहा था तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लग रहा था, क्योंकि टू स्टार्ट विद द प्राइस वाज ऑलरेडी वेरी लो। अगर कंपेयर करें तो मैं 100,000 के अंदर जो फ़ीचर्स के साथ ये कार ली थी, उन फीचर्स के साथ मुझे अगर प्राडो लेनी पड़ती तो वो मुझे 150 से ऊपर की पड़ती, तो 150-160 तक पड़ जाती बल्कि। तो और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त मैंने गाड़ी ली, और इस वक्त भी अगर हफ्तूर के पास जाते हैं, क्योंकि हफ्तूर एजेंसी है मित्सुबिशी की यूएई के अंदर, तो अगर आप हफ्तूर के पास जाते हैं तो वो आपको नॉर्मली ऑफ़र करते हैं इसके अंदर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंड वारंटी तो खैर प्राडो में भी ऑफ़र हो रही थी, जाहिर सी बात है वारंटी तो मिलती है आपको, लेकिन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रही होती टोयोटा की तरफ से। वो 5000 किलोमीटर्स तक पे आपको पहली सर्विस देते हैं फ्री, अदरवाइज़ कोई सर्विस नहीं देते। पजीरो के केस में मुझे 50,000 किलोमीटर्स की सर्विस मिली थी फ्री में। तो मतलब ये समझें कि गाड़ी लेने के 3 साल तक कोई, इनफैक्ट 4 साल तक मैंने कोई इसके अंदर सर्विस के पैसे नहीं दिए थे। उसके बाद मैंने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दोबारा ले लिया था टू टॉप अप अंटिल 90,000 किलोमीटर्स, लेकिन 50,000 किलोमीटर्स तक मुझे फ्री सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जिसकी वजह से मेरा वो जो कॉस्ट आप देख लें, लेट से आप उस कॉस्ट को अज्यूम कर लें 5,000, क्योंकि उसके अंदर ब्रेक पैड्स भी उन्होंने और बैटरी भी चेंज की थी, तो 5,000 एटलीस्ट 5 to 6,000 दिरहम्स जो है ना उसके अंदर सेव हुए थे मेरे ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स। इसके अलावा जो पहले साल की रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस दोनों मित्सुबिशी ने फ्री दी थी, यानी कि अगेन अगर मैं प्राडो लेता तो उसके अंदर 5,000 दिरहम तो कहीं नहीं गए, और रजिस्ट्रेशन के भी लेट से 6,000 दिरहम कहीं भी नहीं गए, नई गाड़ी ले रहे हैं अगर प्राडो, तो इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के, जो कि मुझे इसमें फ्री मिले। तो कुछ नहीं तो प्राडो मुझको सिमिलर रिस्पेक्ट तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि प्राडो के अंदर जो आई थिंक 2.8 थी, अभी भी शायद 2.8 ही है जो मिनिमम कन्फिगरेशन वाली गाड़ी होती है। मैं अगर उसको इससे कंपेयर करूँ 3.5 से, तो मुझे 60,000 दिरहम्स का डिफरेंस तो टू स्टार्ट विद पड़ा था। और ऑन टॉप ऑफ दैट मज़े की बात यह है कि मेरे पास 100,000 दिरहम कैश में थे। जब मेरे पास 100,000 कैश में थे तो नहीं, लेकिन मैंने लेट से थोड़ा सा जो बच रहे थे वो मुझे कैश में ही पे करने थे किसी तरह से भी 1-2 महीने के अंदर। तो मैंने डिसाइड ये किया था कि मैं जितनी भी कोशिश करूँगा, जो भी गाड़ी लूँगा वो मैं अपने कैश रिसोर्सेज लूँगा। उस टाइम पे मेरा माइंड इस तरह बना हुआ था, मैं अगर कोई मुझसे आज पूछे इस तरह की बात करने को तो शायद मैं ना कहूँ
किसी को, क्योंकि अगर किसी के पास गाड़ी के पैसे हैं, वेल एंड गुड, आप उसको फिर भी गाड़ी उससे ना लें, क्योंकि गाड़ी का जो कार लोन होता है वो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, और अगर आप उस पैसों को इन्वेस्ट करते हैं कहीं और किसी अच्छी जगह पर, तो आपको उससे ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल सकता है। तो एनीवेज़, मैंने जो मेरा जो डिसीजन था लेने का पजीरो, वो क्लियर था कि मैं 100,000 के अंदर कैश पे करके जो 60,000 का डेफिसिट है जो पड़ता मुझको, और प्लस ये कि ऑन टॉप ऑफ दैट 160,000 की प्राडो लेने के लिए मुझको बैंक का लोन भी लेना पड़ता, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट अलग आप लगा लें, लेकिन एटलीस्ट कैश पेमेंट के अंदर ही 60,000 दिरहम्स का डिफरेंस था। तो मेरे लिए कोई, इट वाज नो ब्रेनर फॉर मी कि मैं पजीरो ना लूँ। बाकी रहा कंफर्ट का ताल्लुक, गाड़ी की राइड का ताल्लुक, और किस तरह से मुझे अभी तक रहा है पजीरो के साथ, तो आई एम हैप्पी विद दिस, आई एम हैप्पी विद द वैल्यू इट प्रोवाइड्स। मैं अगर अभी भी प्राडो को देखूं तो प्राडो होल्ड्स इट्स वैल्यू वेरी वेल। अभी भी आई थिंक कोई इतनी पुरानी गाड़ी 2015 की, आई एम नॉट श्योर, आई विल चेक दुबिज़ल, बट आई थिंक 80-90,000 दिरहम्स तक की तो पड़ेगी है। लेकिन प्राडो पजीरो जो इस वक्त भी अगर मैं बेचने जाऊँ, ये भी तो 40,000 की बिक जाएगी। तो मतलब एक तो 60,000 का शुरू में डिफरेंस, और फिर अभी जो डिफरेंस है, ऑल्दो प्राडो ने अपनी वैल्यू होल्ड की, लेकिन अगर सारी चीज़ों को कंबाइन करें तो वो पजीरो फाइनेंशियली स्पीकिंग इट्स अ मच बेटर डिसीजन फॉर मी टू कैरी ऑन। बाकी अब मुझसे अगर बात करें, मैंने प्राडो चलाई हुई है, तो अगर बात करें इसकी कंफर्ट की, तो ऑफ कोर्स आई लाइक प्राडो ऑन रोड, लेकिन मैंने ऑफ रोडिंग की नहीं है, लेकिन जितनी मैंने सुनी है प्राडो से बेहतर है पजीरो 3.5 स्पेशली ऑफ रोडिंग में। लेकिन ये कि वो आपके ऊपर अपने डिपेंड करता है। इसके अलावा प्राडो की बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली इज़ मच बेटर देन पजीरो। बिल्ड क्वालिटी में आप बात करें, अगर आप इसकी जो हार्ड प्लास्टिक है इसकी, और प्राडो की हार्ड प्लास्टिक है, या आप इसकी सीट कवर्स को चेक कर लें, या इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें अगर आप देखें, तो वो आपको प्राडो में थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर मिलेंगी। सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस विद पजेरो, प्लस व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड बाइंग दिस कार। रीज़न वो यही था, मैंने आपको बताया कि जो फाइनेंसिस में अगर आप देखूँ और मेरा अपना डिसीजन मैं देखूँ 6 ईयर्स पहले कि मैंने जो लिया था वो सही था कि नहीं था, तो अपार्ट फ्रॉम ये कि प्राडो को मैं मिस करूँगा इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे और कोई रीज़न समझ नहीं आता कि मैंने कोई बंदा भी प्राडो को क्यों प्रेफर करेगा ओवर पजीरो, जस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। हाँ, ऑफ कोर्स आप फरारी भी ले सकते हैं, आप लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आई वुड से कि पजीरो इज़ मच बेटर चॉइस। इवन नाउ पजीरो बहुत सारी जगहों पर डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन यूएई में अभी भी बिक रही है, और आई एम श्योर जो बिक रही होंगी वो अभी भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के साथ बिक रही होंगी। और इसके अलावा अगर अभी भी आप प्राडो से कंपेयर करेंगे प्राइस को, तो वही सेम डिफरेंस आएगा जो उस वक्त था। तो मैं किसी को भी अगर मतलब अगर बात करें कि किसी को भी मैं अगर ये कहूँ कि मुझसे कोई अगर प्योरली पैसों पे बात करे मुझसे अगर कोई कि इतने पैसे हैं और क्या लेना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली पजीरो बोलूँगा। लेकिन और एट द सेम टाइम प्राडो इज़ अ मच बिगर ब्रांड, इवॉल्व हुई है वो अपने वक्त के साथ, और शेप भी चेंज होती रही है उसकी। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने आउटडोर बनाई क्योंकि ऑफ कोर्स गाड़ी का रिव्यू भी देना था और थोड़ा सा इसके बारे में बात करनी थी, तो वो आपने देखा। इसके अलावा मुझे मैंने एक चीज़ और नोट की है, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल कार थिंग और अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस फाइनेंसिंग, और एक जनरल चीज़ मैंने नोट की यहाँ पर, इस दफ़ा मैंने जब गाड़ी की सर्विस करवाई है तो पहली दफ़ा मैंने इसका इंजन बे साफ़ करवाया, अदरवाइज़ मैंने आज तक इंजन बे पे पानी भी नहीं डलवाया था। मैंने आज कार का क्योंकि एक रिव्यू दे रहा था तो मैंने कहा थोड़ा सा साफ़ कर लें उसको, अदरवाइज़ मैं कभी भी इंजन बे साफ़ नहीं करवाता था। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर, और मुझे आप लोग प्लीज़ बताएं कि ऐसा कोई इसमें रीज़न हो कि पाकिस्तान के अंदर लोग, एक तो ये गाड़ी की जब गाड़ी ऊपर उठाते हैं तो गाड़ी के नीचे जब सर्विस कर रहे होते हैं तो तेल क्यों मारते हैं। मतलब मैं भी जब पाकिस्तान में था या होता हूँ मैं अक्सर अभी भी, तो वो मुझसे पूछता तो मैं कभी कभी कह देता हूँ हाँ डाल दो, लेकिन क्यों स्प्रे करवाते हैं। मतलब ये बिल्कुल गाड़ी के लिए सही नहीं है गैस। आई डोंट नो, जो कार एंथुसियास्ट हैं वो मुझे बता सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। दूसरा ये कि इंजन बे हर दफ़ा क्यों साफ़ होता है पाकिस्तान के अंदर, नहीं करना चाहिए आई गेस। तो मुझे आप बताएं प्लीज़ कि ये क्या रीज़न है इंजन बे साफ़ करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो या कोई कमेंट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप उन पर भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।